हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर KVSPRT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन सीखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उड़ीसा राज्य की चित्रकारी कौन सी है। विकल्प दिए गए हैं, मधुबनी है, कलमकारी है, वर्ली है या फिर आपकी पट्टचित्र है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य की चित्रकारी कौन सी है, तो ये हमारी हो जाएगी पट्टचित्र। कौन सी? पट्टचित्र बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। इसी के साथ अगर हम लोग मधुबनी के बारे में बात करेंगे, तो मधुबनी कहाँ की है? मधुबनी हमारी बिहार राज्य की। कहाँ की है? बिहार की है। और यहीं बिहार राज्य में ही आपका मधुमक्खी पालन भी होता है, जिसका समय क्या है? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में आपका मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कलमकारी के बारे में, तो कलमकारी कहाँ की है? तो कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश की है। मान लीजिए अगर आंध्र प्रदेश नहीं देता है, तेलंगाना देता है, तो आप लोग तेलंगाना को भी टिक कर सकते हैं। बात आती है वर्ली कहाँ की है, तो वर्ली आप सभी लोगों को पता है कि वर्ली जो है आपकी ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र राज्य की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे क्या कह रहा है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, जो कि भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपके जो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत कथन होगा। क्या कह रहा है कि यह जम्मू कश्मीर राज्य से हैं, वह अपने स्कूल समय के दिनों की एक गर्ल गाइड थी। अगला कह रहा है कि वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं, उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक परेड में 39 कमांड होती हैं। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि जो आपके कमांडर वहीदा प्रिज्म जी हैं, इनके विषय में कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है। सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर करेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि सभी साथी जो हैं आप लोगों के साथ जुड़ सकें। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करती हैं। बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि ये अपने स्कूल के दिनों की गर्ल गाइड थी, तो ये बात भी देखिए बिल्कुल सही बताई गई है। अगला कह रहा है कि यह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, ये भी बात सही है। उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। बिल्कुल। अगला कह रहा है कि एक परेड में 39 कमांड होती हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, एक परेड की 39 कमांड नहीं बल्कि कितनी होती हैं? 36 कमांड होती हैं। और यहीं पे जो आपकी परेड होती है, तो जो आपका कमांडर होता है उसके पीछे सेना की 4 टुकड़ियां चलती हैं। कितनी टुकड़ियां चलती हैं? 4 टुकड़ियां चलती हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है। एक ऐसा पक्षी है जिसकी दुम पर पैसा है, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? कबूतर हो जाएगा, मोर होगा, मैना होगा या फिर उल्लू होगा। सभी लोग आंसर करके बताएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके NCERT से उठाए गए हैं। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ये सभी आपके यहाँ पर जो है 3rd से लेकर के आपका 12th तक की NCERT के प्रश्न रखे गए हैं। तो आप लोगों को बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो जल्दी से आंसर करके बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, ये मोर बन जाएगा। क्या बनेगा? मोर बन जाएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कबूतर के बारे में, तो कबूतर जो है कहाँ पर अपना घोंसला बनाता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो है आपका टूटे फूटे जो मकान होते हैं, मकान के साथ जो खंडहर वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये अपने घोंसला बना करके जो मादा कबूतर होती है वो अंडों को देती है। अगर हम लोग बात करते हैं मैना के बारे में, तो मैना क्या करती है, तो ये झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे क्या करती है, क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। बात आती है उल्लू के बारे में, तो उल्लू क्या करता है, 360 डिग्री या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 270 डिग्री दिया होगा, तो ये क्या करता है, अपनी गर्दन को जो है काफ़ी हद तक घुमा सकता है। तो इतनी चीज़ें याद रख लीजिएगा। चारों विकल्प आपके अच्छे से मैंने क्लियर कर दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। कह रहा है कि अंडा, मटर और मछली होगा, सोयाबीन, चना और मक्का होगा, या फिर आपका सेब, दही, गाजर होगा, और चौथा कह रहा है कि दूध, गाजर और आम होगा। आंसर करके बताएंगे किस विकल्प के अंदर जो है प्रोटीन की सबसे ज़्यादा प्रचुरता आपको देखने को मिलेगी। और एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिए आप लोग। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन की, तो सबसे ज़्यादा हमें सोयाबीन में देखने को मिलती है, मक्का में देखने को मिलती है, मक्का के साथ चने में देखने को मिलती है। तो आंसर यहाँ पर जो आपको दूसरा वाला विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। यह आपका पेडागॉजी का प्रश्न है। कह रहा है कि शिक्षकों का पहला कर्तव्य किसके प्रति होता है। समुदाय के प्रति होता है, विद्यालय के प्रति होता है, विषय के प्रति होता है, या फिर छात्रों के प्रति होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पेडागॉजी का प्रश्न है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके, उसके विकल्पों को अच्छे से पढ़ करके कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वही आपको चूज करके बताना है। बताएंगे जल्दी से सभी लोग कि प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं, कह रहा है समुदाय के प्रति। तो देखिए, शिक्षकों का कोई कर्तव्य नहीं बनता है समुदाय के प्रति कुछ करे। विद्यालय के प्रति बात तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पहले कर्तव्य की बात आ रही है। विषय के प्रति जरूरी नहीं है। अगला कह रहा है छात्रों के प्रति, तो ये बात बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ही विशाल हैं। तो यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए हैं। सिंधु होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, गंगा होगा, या फिर इनमें से सभी होगा। आंसर करके बताएंगे कि कौन सी ऐसी नदियां हैं आपकी जिनके जो जल ग्रहण क्षेत्र है ये बहुत ही बड़ा है। तो देखिए, अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी सिंधु नदी भी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी भी होगी, और आपकी गंगा नदी भी होगी। तो आंसर यहाँ पर जो है चौथा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। कह रहा है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में सहायक नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर जलवाष्प। सभी लोग आंसर करेंगे, बताएंगे कि आपको जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये किसके निर्माण में सहायता नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका जलवाष्प। क्या बनेगा, जलवाष्प जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। कह रहा है कि स्टिल्ट रूट किस में पाए जाते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टिल्ट रूट होते क्या चीज़ हैं। तो आप लोगों ने गन्ने वगैरह का पेड़ देखा होगा, यानी कि गन्ना देखा होगा। तो उसमें जो है आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें से कुछ ऐसे जड़ें निकली रहती हैं दोनों तरफ, ऐसे कई भागों में जो है ये आपका डिवाइड रहता है। तो यही जो होता है आपका, ये स्टिल्ट रूट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, यही आपकी स्टिल्ट रूट कहलाती हैं। तो आपको बताना है कि ये किस में पाए जाते हैं। गन्ना हो गया, सेब हो गया, गुलाब हो गया, या फिर आपका जौ हो गया। तो आपको यहाँ पर मैंने तो आंसर बता दिया है, तो इसका आंसर बनेगा हमारा गन्ना। अब बताएंगे कि गन्ने के साथ साथ आपको और किस में ये देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। कह रहा है कि पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है। हरियाणा से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है, या फिर आपका ये पंजाब से संबंधित है। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए कि आपकी जो पैठणी साड़ी है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सही आंसर की, तो ये हमारा क्या बनेगा, महाराष्ट्र। क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र बन जाएगा। अब हम लोग महाराष्ट्र के बारे में 2-3 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे वर्ली पेंटिंग डिस्कस कर लेंगे। वर्ली पेंटिंग के साथ साथ ही यहाँ पर आपको जनजाति भी देखने को मिलेगी वर्ली, और वर्ली जिला भी देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के लोगों को कौन से फूलों की सब्ज़ी खाना पसंद है, तो ये जो आपके सहजन के फूल होते हैं इसकी सब्ज़ी इन्हें खाना पसंद है। अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर आपका एक प्रकार का डांस भी होता है, उसका आगे प्रश्न आपको दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं बताया जाएगा।
अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के अंदर आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर आपको सूरजकुंड मेला देखने को मिलेगा। साथ में जो हरियाणा राज्य के लोग हैं, इन्हें जो है बाजरे की खीर बहुत पसंद है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे क्या हैं। यानी कि आप लोगों ने ऐसी लता टाइप की देखी होगी जो आपका किसी डंडी के सहारे जो है चढ़ा दी जाती है, जैसे कि आपका सेम वगैरह हो गया। तो ये सभी जो है किसी ना किसी के सहारे की मदद से ये आगे बढ़ती हैं। तो वही आपको बताना है यहाँ पर, जो कद्दू के पौधे हैं आपके, ये क्या कहलाते हैं? झाड़ी कहलाते हैं, शाक कहलाते हैं, आरोही लता कहलाएंगे, या फिर ये विसर्पी कहलाएंगे। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सही उत्तर की, तो ये हमारा विसर्पी बनेगा। क्या बन जाएगा? विसर्पी, यानी कि चौथा वाला जो विकल्प है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। कह रहा है कि चेराओ नृत्य किस राज्य का है? कर्नाटक का है, त्रिपुरा का है, मणिपुर का है, या फिर आपका मिजोरम का है? आंसर करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया होगा पहले भी, या फिर जिन्होंने अभी दिया है, उन्हें सभी लोगों को पता होगा कि आपका जो चेराओ नृत्य है ये किस राज्य का है, और जो कि आपका एनसीईआरटी के अंदर ये दिया भी गया है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चेराओ नृत्य की, तो ये किस राज्य का है? ये है मिजोरम का। कहाँ का? मिजोरम राज्य का है। और अगर हम लोग बात करते हैं मिजोरम राज्य की, तो यहीं पर झूम खेती की जाती है। कौन सी खेती? झूम खेती की जाती है। इसका भी जिक्र आपका एनसीईआरटी में बताया गया है। बात आती है कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है लोक नृत्य वगैरह भी होते हैं, और कर्नाटक के अंदर आपका कई सारे राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अंशी हो गया, बन्नेरघट्टा हो गया, कई सारे हैं। तो ये सब जो है आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। ये भी आपका पेडागोजी का प्रश्न है। कह रहा है कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है, ताकि क्या हो सके बच्चों का? वे पर्यावरण में विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके, इसलिए, या फिर वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। अगला कह रहा है कि वे इस विषय पर अच्छे नियम की रचना करने में सक्षम हो सके। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी उसका आंसर करना है। अब जल्दी से बता दीजिए कि प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या बनेगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्कूलों में पर्यावरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य की, जिसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का। तो यहाँ पर कह रहा है कि वे पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। बच्चे छोटे रहेंगे तो वो कैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ पाएंगे? कहीं से भी नहीं समझ सकते। तो ये आंसर हमारा नहीं बनेगा। अगला कह रहा है कि वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके, बिल्कुल, और संधारणीय विकास के उद्देश्य प्राप्त करने में योगदान दे सके। तो देखिए, ये जो यहाँ पर बात कही गई है आपकी बिल्कुल सही कही गई है। यानी कि बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो अपने पर्यावरण को अच्छे तरीके से समझ सके और उसके प्रति जो है सक्षम हो सके चीज़ों को करने के लिए। तो ये बात यहाँ पर सही है। अगला कह रहा है निबंध की रचना। तो आप सभी लोगों को पता है छोटा बच्चा रहेगा वो निबंध की रचना नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपकी जो हायर क्लासेस होती हैं उनके अंदर कार्य करता है। तो अगर यहाँ पर उच्च कक्षाओं की बात की जाती तो आपका निबंध वगैरह यहाँ पर ठीक होता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा इसे। कह रहा है विटामिन के होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन सी होगा, या फिर आपका विटामिन डी होगा। सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि जल में जो आपकी घुलनशील विटामिन है वो कौन सी है, और इसी के साथ ये भी बताएंगे कि वसा के अंदर कौन सी विटामिन घुलनशील है।
तो यहाँ पर देखिए बात किसकी की गई है, जल में घुलनशील विटामिन की, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपका जल में जाते ही घुल जाता है। तो ये है आपका विटामिन सी। कौन सा है, विटामिन सी। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी से जो है आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो अगर हम लोग एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हुए चलेंगे तो हमें इससे चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद होती रहेंगी। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो हो जाता है आपका स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। अगर हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो खट्टे फल वगैरह होते हैं वो आपके विटामिन सी के क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेज हो जाते हैं। जो खट्टे फल जैसे आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, और इसी के साथ आपका चकोतरा भी आप लोगों ने सुना होगा, तो वो चकोतरा भी जो है इसका उदाहरण है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन सी के यहाँ पर रासायनिक नाम की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर प्रश्न बनेगा तो आपको यहाँ से चीज़ें पता भी होनी चाहिए। साथ में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपका घाव भरने का भी कार्य करता है। क्या करता है, घाव भरने का कार्य करता है। और क्या करता है ये, तो ये आपका जो है गर्म करने पर नष्ट भी हो जाता है। क्या होता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें विटामिन सी से हो गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विटामिन डी की, तो आप सभी लोगों को पता है कि विटामिन डी का रिसोर्सेज क्या है। जैसा आपका सनलाइट हो गई, तो ये विटामिन डी के रिसोर्सेज होते हैं आपके। और इसी के साथ विटामिन डी के अगर हम लोग यहाँ पर नाम की बात करते हैं, तो विटामिन डी का नाम क्या हो जाता है, रासायनिक नाम की बात कर रहे हैं हम, तो इसका नाम हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका इससे हो जाता है रतौंधी रोग, जिसके रासायनिक नाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें देखिए सफिशिएंट हैं आप लोगों को याद करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। कह रहा है कि अखबार के कागज बनाने के लिए किस वनों का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जैसे कि आप लोग ये कॉपी वगैरह जो देखते हैं, तो ये जो कागज़ होते हैं और साथ में जो आपके अखबार वगैरह जो बनते हैं, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये जो है इनको बनाने के लिए किस तरह का वन जो होता है वो प्रयोग में लाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे, टैगा वन होंगे, मरुस्थलीय वन होंगे, या फिर आपके पर्णपाती वन होंगे। आंसर करके बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और एक बार सेशन को लाइक करके लोगों तक शेयर भी कर देंगे। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अखबार के कागज़ बनाने के लिए जिस प्रकार के वनों का प्रयोग किया जाता है वो है आपके टैगा वन। किस प्रकार के वन है, टैगा वन है। अगर बात आती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपको किस तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मान लीजिए आपसे जो सबसे ज़्यादा पेड़ों की अगर बात करेगा तो वो 2-3 पेड़ आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो आपको एबोनी देखने को मिलता है। कौन सा, एबोनी वृक्ष आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे किसमें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। दूसरा पेड़ आपको रोजवुड देखने को मिला होगा, आई थिंक आपने सुना भी होगा रोजवुड, तो ये भी यहीं देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार के जो वन होते हैं, ये बहुत ही हार्ड तरीके से यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इनका जो तना होगा, स्टेम, वो बहुत ही हार्ड होगा। तो इसके तने से यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं बनाई जा सकती हैं। और आपको पता है कि कागज़ को तैयार करने के लुगदी वगैरह जो है यूज़ में लाई जाती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं टैगा वनों की, तो जो आपके टैगा वन होते हैं वहाँ पे जो आपके पेड़ देखने को मिलते हैं वो बहुत ही एकदम लचीले टाइप के होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पर कठोर की बात करता है तो आप लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को टिक करिएगा। अगर बात आती है सॉफ्ट की, तो यहाँ पर बात किसकी आएगी, टैगा वनों की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। कह रहा है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं, ये क्या कहलाती हैं। पोचमपल्ली कलमकारी कहलाएंगी,
पोचमपल्ली कांजीवरम कहलाएंगी, कलमकारी और चंदेरी कहलाएंगी, या फिर ये कलमकारी और कंथा कहलाएंगी? आंसर करके बताएंगे। ये भी प्रश्न आपका माफ़ कीजिएगा, आपका जो है एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये पहला वाला जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। कह रहा है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय नृत्य है? यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर किस तरह का लोक नृत्य किया जाता है? रासलीला होगा, जवारा होगा, बिहू होगा, या फिर आपका यक्षगान होगा? आंसर करके बताएंगे सभी लोग। प्लस आपके जो विकल्प दिए हुए हैं, आप लोग अगर उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग डिफाइन करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बात किसकी की गई है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की। तो यहाँ पर जो आपको नृत्य देखने को मिलेगा वो जवारा नृत्य देखने को मिलेगा। बात आती है अगर रासलीला की, तो रासलीला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो ये महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के साथ ही आपका यूपी में भी, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी ये रासलीला जो है वहाँ पर होती है। बात आती है बिहू की, तो आप सभी लोगों को पता है कि बिहू कहाँ का है? तो बिहू है हमारा असम राज्य का। कहाँ का है? असम राज्य का है। यक्षगान की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य का। मैंने आपको बोला भी था कि आगे विकल्प दिए गए हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और यहीं कर्नाटक के अंदर आपको जो है कुचिकल जलप्रपात देखने को मिलेगा। कौन सा जलप्रपात? कुचिकल जलप्रपात यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कह रहा है कि लावणी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? असम का है, केरल का है, मेघालय का है, या फिर महाराष्ट्र का है? आंसर करके बताएंगे सभी साथी कि आपका जो लावणी नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा महाराष्ट्र। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बात आती है अगर असम की, तो असम के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है जो कि सत्रिया है। कौन सा है? सत्रिया है। बात आती है अगर केरल की, तो केरल के अंदर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक तो मिलेगा आपको मोहिनीअट्टम देखने को। कौन सा? मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो यहीं पर किया जाता है। और आपका यहाँ पर क्या मिलेगा? कथकली। कथकली नृत्य जो है ये भी यहीं पर किया जाता है। बात आती है मेघालय की, तो मेघालय के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी याद रखने के लिए? तो यहाँ पर एक तो आपको घटपर्णी पौधा मिलेगा। कौन सा? घटपर्णी पौधा, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो इसे नेपेंथीस के नाम से भी जाना जाता है। और मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो मासिनराम में आपको देखने को मिलेगी। और मेघालय में ही नोकरेक आपका वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मेघालय राज्य से याद रखनी होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। कह रहा है कि किस वन को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन को, पर्णपाती वनों को, भूमध्य सागरीय वनों को, या फिर जो आपके सदाबहार वन होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो आंसर करके बताएंगे कि जो विश्व का फलोद्यान है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ये तो बन जाएगा हमारा भूमध्य सागरीय वन। अब यहाँ पर देखिए आपको किस तरह के फल देखने को मिलेंगे। तो आपको जो सबसे ज़्यादा रसीले फल होते हैं, कौन से? सबसे ज़्यादा रसीले फल होते हैं। अब रसीले फलों के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं? जैसे कि आपका ये खट्टे जो फल होते हैं, यानी कि जो आप लोग विटामिन सी वगैरह की जब कमी हो जाती है तब आप लोगों को दिए जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि विटामिन सी की कमी है आपके अंदर, आप लोग खट्टे फलों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो वही खट्टे फल जो होते हैं वही रसीले फल कहलाते हैं, जिनके अंदर आपका संतरा हो गया, संतरा के साथ आपका चकोतरा हो गया, चकोतरा के साथ साथ यहाँ पर जो है आपको नींबू वगैरह भी, और नींबू के साथ यहाँ पर जैतून भी हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है यहीं पर देखने को मिलेंगी आपको भूमध्य सागरीय वनों के अंदर। और क्या बात यहाँ पर याद रखनी होगी आपको? शीतोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो ये वन जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर पूर्वी अमेरिका में। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी अमेरिका में। अगर हम लोग बात करेंगे भारत में आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो भारत के अंदर आपको हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो है शिमला के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे।
कह रहा है कि डैन्यूब नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? आर्कटिक सागर में है, कैस्पियन सागर में है, भूमध्य सागर में है या फिर काला सागर में है? आंसर करके बताएंगे सभी लोग कि जो आपकी डैन्यूब नदी है इसका मुहाना कहाँ स्थित है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे डैन्यूब नदी की तो इसका मुहाना स्थित है काला सागर में। कहाँ पे? काला सागर में इसका मुहाना है। अब बात आती है कि काला सागर जो है आपका, इसके किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? तो एक तो जैसे आपका हो गया यहाँ पर बुडापेस्ट, कौन सा हो जाएगा? बुडापेस्ट हो जाएगा। और दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो वियना भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है। और अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर भूमध्य सागर की, तो भूमध्य सागर का मुहाना कौन सा है? तो ये है आपकी पो नदी। कौन सी है? पो नदी, जिसे क्या कहा जाता है? इटली की गंगा भी कहा जाता है। पो नदी को क्या कहा जाता है? इटली की गंगा भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना होगा आप लोगों को। बाय द वे अगर पूछता है तो पता होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं डैन्यूब नदी की, तो डैन्यूब नदी की एक विशेषता है, तो ये क्या है? तो ये है यूरोप की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी। क्या है? यूरोप की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। तो ये विशेषता आपकी डैन्यूब नदी की है, तो इसको भी याद रखना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, बरेली में है, शिमला में है या फिर देहरादून में है? आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान की, तो ये स्थित है हमारा बरेली में। कहाँ पर स्थित है? बरेली में। बात आती है लखनऊ के अंदर कौन कौन से संस्थान स्थित हैं, तो यहाँ पर देखिए 2-3 अनुसंधान संस्थान जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है केंद्रीय औषधि विज्ञान संस्थान मिलेगा। कौन सा? औषधि अनुसंधान मिलेगा। दूसरा कौन सा मिल जाएगा? तो दूसरा आपको गन्ना मिल जाएगा, गन्ना अनुसंधान संस्थान। और तीसरा मिल जाएगा यहाँ पर देखने को कृषि अनुसंधान संस्थान। चौथे की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर मिलेगा। कौन सा? टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो इनको सिर्फ याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो इनसे प्रश्न पूछेगा। ज़्यादा आपसे जो है प्रश्न नहीं पूछने की कोशिश करेगा, इतना लिमिटेड है आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ने की कोशिश करना है। इसी के साथ अगर बात आती है शिमला के अंदर कौन सा स्थित है, तो शिमला के अंदर जो आपका स्थित है वो है, यहाँ पर मिल जाएगा आलू अनुसंधान संस्थान। कौन सा? आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये शिमला में हो जाएगा। बात करेंगे अगर देहरादून की, तो देहरादून के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा? तो देहरादून के अंदर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान मिलेगा। कौन सा? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी के सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? यानी कि जो सबसे ज़्यादा दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? उपभू ज्वार कहलाएगी, अपसौर कहलाएगी, अपसौर कहलाएगी या फिर उपसौर कहलाएगी? आंसर करके बताएंगे कि जो है आपकी पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। देखिए आप लोगों ने कुछ इस तरह से इमेज वगैरह भी देख रखा होगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपका सूर्य हो गया, तो एक आपकी ये स्थिति बन जाती है, दूसरी स्थिति आपकी ये बन जाती है जो अधिकतम दूरी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कम दूरी की बात करेंगे, किसकी? अगर हम लोग कम दूरी की बात करेंगे तो ये किस में आएगी? ये आएगी उपसौर में। किस में आ जाएगी? उपसौर में आ जाएगी। और उपसौर की घटना कब होती है? तो ये घटना होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, भूलिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा। आप लोगों ने देखा कि सीटेट की परीक्षा के अंदर भी चंद्रमा वगैरह से आपके प्रश्न आए थे, तो ज़रूरी भी है कि आपका KVS के अंदर भी पूछ ले। इसी के साथ ऐसी स्थिति कब होती है, यानी कि कितनी दूरी पर होता है? तो इस टाइम पे आपका जो सूर्य और जो आपकी पृथ्वी होती है, इनके बीच जो दूरी होगी वो हो जाएगी 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। कितनी? करोड़ किलोमीटर के अंदर ये दर्शाई जाती है। अब बात आती है कि जो अधिकतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है? तो बचा हमारा उपसौर। कौन सा बचा? अपसौर बचा। तो अपसौर जो होगा ये कब होगी? ये स्थिति कब होती है आपकी? तो ये स्थिति आपकी आती है 4 जुलाई को।
कब आती है? 4 जुलाई को आती है। और इस टाइम पे आपका सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? तो ये हो जाती है आपकी लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितना? 21 करोड़ किलोमीटर जो है इसकी दूरी हो जाती है। तो देखिए ये स्थिति बनती है। तो यहाँ पर अधिकतम पूछा था, तो अधिकतम की स्थिति में क्या आ जाएगा? तो ये आपका अपसौर आ जाएगा, यानी कि दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। और उपसौर की स्थिति आती है तो आपका 3 जनवरी बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। कह रहा है कि विश्व में कौन सी ऐसी झील है जो एस्बेस्टस के कारण प्रदूषित हो रही है? सुपीरियर झील है, वान झील है जो कि आपकी टर्की में पड़ती है, या फिर ओंटारियो झील है, या फिर चिल्का झील है। अगर हम लोग ओंटारियो झील की बात करते हैं तो ये आपकी महानतम झीलों के अंदर शामिल होती है। एक आपका मिशिगन हो गई, इरी हो गई, ओंटारियो हो गई, सुपीरियर हो गई। तो ये सभी आपकी जो है महानतम झील के अंतर्गत आती हैं, जिनसे प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं एस्बेस्टॉस के कारण जो आपकी झील है प्रभावित हो रही है, वो है आपकी सुपीरियर झील। कौन सी झील है आपकी? सुपीरियर झील है। अब बात आती है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी कनाडा और यूएसए की सीमा पर। कहाँ पर? कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं वान झील की, तो वान झील आपकी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी टर्की में स्थित है। और ओंटारियो आपको मैंने बता दिया। बात करते हैं अगर चिल्का झील की, तो चिल्का झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये उड़ीसा राज्य में देखने को मिलती है, अपने इंडिया के अंदर। कहाँ पर? इंडिया में जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, उड़ीसा राज्य के अंदर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। कह रहा है कि किस समूह के जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं? किस में बदलते हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। कौन सा समूह होगा? नाइट्रोबैक्टर होगा, एजोटोबैक्टर होगा, नाइट्रोसोमोनास समूह होगा, या फिर चौथा कह रहा है इनमें से सभी हो जाएंगे। आंसर करके बताएंगे सभी लोग कि ऐसा कौन सा जीवाणु का समूह है जो कि आपका अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सही आंसर की, तो ये हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? ये बन जाएगा नाइट्रोसोमोनास समूह। कौन सा? नाइट्रोसोमोनास। ये करता क्या है? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी करता है। बात आती है अगर नाइट्रोबैक्टर की, तो नाइट्रोबैक्टर जो है वो किसको किसमें परिवर्तित करता है? तो ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। किसमें? नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। तो इसको भी याद रखना होगा आप सभी लोगों को, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और आपका नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? ये अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? उड़ीसा है, कर्नाटक है, लक्षद्वीप और पुदुचेरी है, या फिर आपका केरल है। आंसर करके बताएंगे सभी लोग कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा ये हम सभी लोगों को पता है। तीसरा वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? कीकर हो जाएगा, आम होगा, यूकेलिप्टस होगा, या फिर आपका रोजवुड होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को, होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल की क्लास में आप बहुत सारे साथियों ने सही आंसर बताया था, जैसे कि आपकी हेमंत कुमारी हो गई और इसी के साथ नीता वर्मा हो गई। कई सारी आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही सही आंसर बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के जुड़िए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम जो है सर पे आ चुके हैं, तो अब बस स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम लोगों को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमारा पेपर जो है गड़बड़ होने के चांसेस हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है क्लास में आकर के जुड़िए। तो उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस होती रहेंगी
उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।